नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग डिग्री 2 के सिलेबस के लिए नीति शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के वर्च्यू इथिक्स के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अब तक के वर्गों में देखा है कि नैतिक मानदंड के लिए हम लोग व्यक्ति के कर्मों पर विशेष ध्यान देते हैं, परंतु अब हम लोग एक ऐसे नीति शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं जो व्यक्ति के कर्मों के साथ साथ व्यक्ति के चरित्र को भी महत्व देता है। अर्थात यह नैतिक निर्णय के लिए व्यक्ति के चरित्र को उत्तरदायी बताता है और यह प्रयास करता है कि नैतिकता का आधार व्यक्ति का चरित्र हो। प्लेटो इसी सिद्धांत के समर्थक हैं। इसका आरंभ सुकरात से हुआ था, जिसको प्लेटो ने आगे बढ़ाया और अरस्तु ने इसे पूर्णता प्रदान की। इस तरह के सिद्धांतों को सद्गुण नीति शास्त्र या वर्च्यू इथिक्स कहा जाता है। सद्गुण नीति शास्त्र वैसे आदर्शवादी नीति शास्त्र को कहा जाता है जो मन में सद्गुण, चरित्र की पवित्रता और ईमानदारी पर जोर देते हैं। उनके अनुसार सद्गुण मानव प्रकृति का मूल है। वे सद्गुण की प्रकृति, परिभाषा और लक्षणों की व्याख्या कर व्यक्ति के कर्म फल का मूल्यांकन का प्रयास करते हैं। वे यह बताने का प्रयास करते हैं कि सद्गुणों को जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, सद्गुण किस तरह मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं और किस तरह मानव विकास में सहायक हैं। इसका उदय ग्रीक दर्शन में सुकरात से होता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया है। प्लेटो का नीतिशास्त्र सद्गुण नीतिशास्त्र का उत्तम उदाहरण है। प्लेटो का संपूर्ण दर्शन ही नीतिशास्त्र केंद्रित है। उन्होंने सोफिस्ट संप्रदाय के व्यक्तिवादी सापेक्षवादी नीतिशास्त्र के विपरीत एक ऐसे नीतिशास्त्र की स्थापना का प्रयास किया जो सर्वव्यापक और सर्वमान्य हो, जो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं हो बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अनुकरणीय हो। इसके लिए उन्होंने सुकरात के सद्गुण सिद्धांत को चुना और इसे तार्किक, तात्विक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर सुदृढ़ कर सर्वांगपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनका प्रत्ययवादी तत्व मीमांसा, वस्तुवादी ज्ञान मीमांसा और द्वंद्वात्मक तर्कशास्त्र इस नीति शास्त्र के लिए ही है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो इस तथ्य पर विचार करते हैं कि ज्ञान क्या है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान अस्थायी और अपरिवर्तनशील अवधारणा है। संवेदन द्वारा प्राप्त मान्यताएं वास्तविक ज्ञान नहीं हैं। ये प्रतीति मात्र हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं जो क्षणभंगुर और परिवर्तनशील हैं। ये केवल व्यष्टि पर्टिकुलर्स के बारे में ज्ञान देती हैं। ये किसी अस्थायी सत्य का ज्ञान नहीं देती हैं। पूर्ण सत्य अवधारणा में व्यक्त होता है, जो कि बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
अवधारणा में तार्किक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान अंतःप्रज्ञा है जो सामान्यीकरण और वर्गीकरण की क्रिया के द्वारा प्रत्ययों का ज्ञान देते हैं। विशिष्ट वस्तुएं क्षणभंगुर और अस्थायी होने के कारण पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। वे प्रत्ययों की छाया मात्र हैं। प्रत्यय ही वास्तविक सत्य है। प्लेटो का मानना है कि वस्तुएं जो हैं वो अस्थायी होने के कारण वास्तविक सत्य नहीं हैं, बल्कि उस प्रत्यय जगत के प्रतिनिधि हैं या छाया हैं जो स्थायी और अपरिवर्तनशील है। उनके अनुसार प्रत्ययों की एक दुनिया है। इसमें एक क्रम है। जैसे हम राम, मोहन, श्याम, यदु, घनश्याम इत्यादि कहते हैं तो हमारे मन में एक अवधारणा बनती है। यह अवधारणा राम, मोहन या श्याम, यदु से ज़्यादा स्थायी है। इन सभी अवधारणाओं से ऊपर एक अवधारणा होती है कि सभी मनुष्य हैं, अर्थात मनुष्यता की अवधारणा हमारे मन में आती है और उसके ऊपर जीवत्व की अवधारणा। इस तरह एक क्रम है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसके सर्वोच्च स्थान पर आइडिया ऑफ द गुड है, अच्छाई या शुभत्व का प्रत्यय है। प्लेटो के अनुसार यही आदर्श है। शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च प्रत्यय है और हमारा नैतिक आदर्श है। इस सांसारिक जीवन से मुक्त होकर हमें आइडिया ऑफ द वर्ल्ड के शुभ प्रत्यय को प्राप्त करना है, जिससे हम इसे शरीर या दुखमय जीवन से मुक्त होकर आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में दो भाग होते हैं या दो फैकल्टीज होते हैं, दो संकाय होते हैं, दो अवयव होते हैं। एक है रैशनल फैकल्टी और दूसरा है इरेशनल फैकल्टी, अर्थात बौद्धिक भाग और अबौद्धिक भाग। बौद्धिक भाग शुद्ध प्रत्ययात्मक है। यह वास्तविकता को अवधारणा के रूप में ग्रहण करती है और प्रत्यय को सीधे ग्रहण कर पाती है। इरेशनल या अबौद्धिक भाग में दो भाग होते हैं, दो अवयव होते हैं, जिसमें एक को वे एपेटेटिव फैकल्टी कहते हैं और दूसरे को स्पिरिटेड फैकल्टी कहते हैं। एपेटेटिव फैकल्टी में अभिलाषाएं, इच्छाएं और जिजीविषाएं रहती हैं। मनुष्य में तृष्णा या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, धन की इच्छा, वस्तु की इच्छा, सुख की इच्छा इत्यादि रहती है। स्पिरिटेड फैकल्टी जो है वह इससे उच्च अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति वर्तमान सुखों से ज़्यादा भविष्य के सुखों की कामना करता है, रिस्क लेने की क्षमता रखता है और कुछ ज़्यादा प्राप्त करने की कामना करता है। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह
ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धिक हो सके ताकि वह शुभ के प्रत्यय को प्राप्त कर सके, सर्वोच्च शुभ को प्राप्त कर सके, आनंद को प्राप्त कर सके। परंतु मनुष्य चूँकि संसार में रहता है, इसलिए उसकी आत्मा या शरीर के बंधनों के कारण साक्षात रूप से शुभ प्रत्यय का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती है। उसमें अभिलाषा, इच्छा या तृष्णा होती है, उसमें साहस होता है, उसमें कुछ हद तक बौद्धिकता होती है और सामंजस्य करने की क्षमता होती है, परंतु इसे वह वास्तविक रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है और अपनी अवनति की तरफ बढ़ता है। इससे बचने के लिए प्लेटो ने वर्च्यू सिद्धांत या सद्गुण का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार नैतिकता दो तरह की हो सकती है। एक निरपेक्ष नैतिकता, जिसमें हम सर्वोच्च शुभ की स्थिति को प्राप्त कर लें और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें, परंतु यह स्थिति स्वतः नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि बंधनों के कारण व्यक्ति सांसारिक इच्छा या अभिलाषा रखता है। इसलिए वे अनुशंसा करते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी अभिलाषा को नियंत्रित करना चाहिए, उसको सद्गुणी बनाना चाहिए। व्यक्ति में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो कामनाएं हैं, उनको नियंत्रित करना चाहिए, उनको संयमित करना चाहिए। वे इसे टेम्परेंस कहते हैं या संयम कहते हैं। संयम के गुण को अपनाना चाहिए, संयम के सद्गुण को अपनाना चाहिए। व्यक्ति में भविष्य के सुख की कामना होती है, व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता होती है, व्यक्ति में संकट से उबरकर अच्छा जीवन प्राप्त करने की कामना होती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी अभिलाषाओं से पार जाने का प्रयास करना चाहिए और उसे साहस सद्गुण को अपनाना चाहिए। व्यक्ति में बुद्धि होती है, लेकिन वह सीमित मात्रा में होती है, जो अवधारणाओं को ग्रहण करती है, नई नई स्थितियों, नए नए प्रत्ययों की खोज कर सकती है। तो व्यक्ति को अपने विवेक को अपनाना चाहिए और विवेकमय जीवन को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इसे वे विवेक सद्गुण या रीजन एज वर्च्यू कहते हैं। व्यक्ति के सतत विकास के लिए वे इन अवस्थाओं से, अभिलाषा की अवस्था, साहस की अवस्था और विवेक की अवस्था से ऊपर जाने की बात करते हैं। उनके अनुसार अभिलाषा और साहस क्रियात्मकता को बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए और उसे एक व्यवस्थित रूप प्राप्त होना चाहिए। इसे वे सामंजस्य या न्याय सद्गुण कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्लेटो संयम, साहस, विवेक और न्याय को सद्गुण के रूप में
अपनाने की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार जब इन सद्गुणों को व्यक्ति अपनाता है तो वह लगातार प्रयास के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। उसके जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और सुख ज़्यादा स्थायी हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से सर्वोच्च शुभ को प्राप्त कर लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्लेटो किसी कर्म विशेष नहीं बल्कि जीवन में सद्गुणों को ज़्यादा महत्व देते हैं, चारित्रिक विशेषताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए इनके नीतिशास्त्र को सद्गुण नीतिशास्त्र कहा जाता है। अब अगले व्याख्यान में हम लोग अरस्तु के नीतिशास्त्र की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।